जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर शहबाज अली ख़ान और ये इस लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक स्टडी किया था वो था मैक्रो इकोनॉमिक्स और अब थोड़ा सा जिसमें हमने डिटेल में देखा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसमें इकोनॉमिक दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी which analyze the whole economy as a whole at a bigger level. When you study the system of economics, that is known as macroeconomics। और इसमें मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल वेरिएबल्स वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जीडीपी होती है और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता है। और मैंने आपको इन इन वेरिएबल्स का या इन फैक्टर्स का आपको डिटेल में बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या चीज़ है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या होता है, वो सारा मैंने आपको इसमें बताया था। इन्फ्लेशन जब आपके पैसे की कदर में कमी होगी तो वो इन्फ्लेशन होगा, और जब पैसे की कदर में इज़ाफ़ा होगा तो वो डिफ्लेशन होगा। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑल द कंजम्पशंस all the consumptions, government expenditures. Here you can see consumptions, government spendings। कंजम्पशन में मैंने आपको बताया था कि सारे जो जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं जो एक प्राइवेट इंडिविजुअल करता है तो उसको कंजम्पशन कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है या खर्च करती है वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि ब्रिजेस वगैरह या रोड्स वगैरह या वाटर चैनल, वेस्ट वाटर सिस्टम वगैरह लगते हैं, तो वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में आते हैं और गवर्नमेंट स्पेंडिंग उसको कहते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको बताया था थर्ड फैक्टर जो जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी है, तो वो जो किसी भी बिजनेस में कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो की जाती है वो सारी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आएगी। उसके अलावा नेट एक्सपोर्ट्स की बात की थी कि टोटल एक्सपोर्ट्स में से आप इंपोर्ट जो एक कंट्री की है उसको निकाल दिया जाए तो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट आ जाती है। ये चारों चीज़ें टोटल कैलकुलेट होने के बाद जीडीपी को मतलब इससे जीडीपी कैलकुलेट किया जा सकता है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का मैंने आपको पहले बता दिया था। इसके अलावा एक बात हमने की थी मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल जो कि बनते हैं हिस्ट्री डाटा पे। डाटा जो हिस्ट्री का है किसी भी मुल्क का, उसमें फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या डाटा था, जीडीपी का क्या डाटा था, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का क्या डाटा था। उस डाटे की बेस पे प्रोजेक्शन मॉडल्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल्स डेवलप किए हुए हैं मैक्रो इकोनॉमिस्ट्स ने, जो कि सॉफ्टवेयर की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं जिसमें प्रीवियस जीडीपी का, इन्फ्लेशन का, डिफ्लेशन का डाटा इनकॉर्पोरेट किया जाता है, इनपुट किया जाता है। और उसकी वो सॉफ्टवेयर्स जो हैं मॉडल्स मॉडल्स जो हैं बेसिकली दो सॉफ्टवेयर्स वो प्रीवियस डाटे को, हिस्ट्री के डाटे को यूज़ करती हैं। किस डाटे को, अनएम्प्लॉयमेंट के, जीडीपी के, इन्फ्लेशन के, डिफ्लेशन के। तो उस डाटे की बेस पे प्रोजेक्शन कर दी जाती है कि अगले 1 साल के अंदर इन्फ्लेशन कहाँ जाएगा, डिफ्लेशन कहाँ जाएगा, जीडीपी क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस होगा। तो उससे फ़ायदा उठाती है हमारी गवर्नमेंट, हमारे बिज़नेसेस, बिज़नेस ओनर्स और अ, हमारे इन्वेस्टर्स उससे फ़ायदा उठाते हैं। उस प्रेडिक्शन से जो कि हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल से मिले होते हैं। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का मैंने आपको थॉरोली एक्सप्लेन किया था। अब थोड़ा-सा मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड एक वैसे तो बेसिकली ये वही है जो मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिवली प्रीवियस लेसन में बताया था। लेकिन अ बिट यू कैन से कि थोड़ा-सा एक और साइड से अगर इसको ऐड किया जाए मैक्रो इकोनॉमिक्स को, तो नेचर ऑफ मैक्रो
इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी सी बात मैं करूंगा यहाँ पे। तो macroeconomics of nature of macroeconomics. Macroeconomics is basically known as theory of income. Theory of income. Income theory. Income की theory है. This is basically known as macroeconomics is known as theory of income. It is concerned with the problem of economic fluctuation. It is concerned with the problem of economic fluctuation फ्लक्चुएशंस, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बेटा ये वही सारी बातें हैं जो मैंने ऊपर आपको बताया। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, अब देखें इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन वो कैसे होती है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन रेगुलेट करते हैं इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को, कि कैसे पैसे की कदर कम होती है और कैसे पैसे की कदर ज्यादा होती है, और एम्प्लॉयमेंट किस तरह से, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारे फैक्टर्स इंटरलिंक्ड भी हैं आपस में। इट डील्स विद the aggregates of all quantities, not with the individual price levels or output, but with national outputs। यानी कि it deals with the aggregates of all quantities। अच्छा, ये जो है, जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे, डिफ्लेशन की बात करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन की बात करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे, तो वो सारी चीजें एग्रीगेट लेवल पे, बड़े लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे है। ठीक है, ये कोई एक किसी खास इंडिविजुअल की, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी खास इंडिविजुअल की बात नहीं करते। कोई भी किसी भी चीज का प्राइस लेवल मॉनिटर किया जाता है, तो वो प्राइस लेवल ओवरऑल कंट्री में उसका प्राइस लेवल जो है किसी भी प्रोडक्ट का, वो ऑब्जर्व किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फॉर एग्जांपल मैंने डेल लैपटॉप की एग्जांपल आपको दी थी पिछले लेसन में भी। तो उसमें उसमें भी जो ओवरऑल उसकी, इस मुल्क में पाकिस्तान की बात अगर करें, तो ओवरऑल डेल का एक मॉडल है लैपटॉप का, उसकी जो प्राइस कंट्री लेवल पे है, उस प्राइस को हम, जब उसको हम प्राइस लेवल कहेंगे, वी विल से दैट इज प्राइस लेवल फॉर दैट स्पेसिफिक लैपटॉप ऑफ डेल। मतलब उस मॉडल का स्पेसिफिक जो प्राइस है, वो कंट्री लेवल पे जो है वो उसका मतलब उसको कंसिडर किया जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। हम ये नहीं कह सकते कि किसी मुल्क, किसी शहर के अंदर कोई मार्केट है, वहां पे इस मॉडल की क्या प्राइस है। इट मे वेरी, एक प्रोविंस में, एक सिटी में उसकी प्राइस डिफरेंट हो सकती है, दूसरे सिटी में उसकी प्राइस डिफरेंट हो सकती है, बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड थ्योरी। ठीक है, तो लेकिन जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसी प्राइस लेवल की बात की जाती है, तो किसी प्रोडक्ट की, डेफिनेटली प्राइस लेवल होगा किसी प्रोडक्ट का या किसी सर्विस का, तो वो ओवरऑल एक एवरेज प्राइस लेवल, यानी कि एवरेज प्राइस ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट। जैसे कि लैपटॉप है डेल का, उसका एक स्पेसिफिक मॉडल है फॉर एग्जांपल, तो वो उसकी जो प्राइस, एवरेज प्राइस है कंट्री नेशनल लेवल पे, उसको हम एक मतलब एवरेज जो प्राइस है, डिफरेंट एरियाज में उसकी प्राइस वेरी कर सकती है, लेकिन जब हम उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स की रूह से देखते हैं, तो उसमें हम प्राइस लेवल जो है वो ऑलवेज कंसिडर्ड एज एग्रीगेट और एज एन एवरेज, उसको ऑलवेज कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जी एक्ले एक इकोनॉमिस्ट था इन द हिस्ट्री, ओल्ड टाइम में इकोनॉमिस्ट था। वो बताते हैं, उनके मुताबिक ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न्स इटसेल्फ विद सच वेरिएबल्स। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो रिलेट करता है ये इन चीज़ों के ऊपर, इन सेवरल थिंग्स के ऊपर। एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी, एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में जो है, एग्रीगेट का मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि ये एक क्या कहना चाहिए, एक कलेक्टिव है। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, आउटपुट को हम किस तरह से लेंगे इकोनॉमी में, ओवरऑल इकोनॉमी में
जो प्रोडक्शन है, अब मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, आउटपुट जो होती है वो कंसिडर किया जाता है, नीचे नहीं, एक मिनट, आउटपुट इज considered as total income, total production income and प्रॉफिट इनकम या रेवेन्यू भी आप कर सकते हैं, रेवेन्यू, ठीक है। तो ये जो होता है आउटपुट हम जनरली कंसिडर करते हैं, जनरली हम आउटपुट को कंसिडर करते हैं कि कंसिडर एज टोटल प्रोडक्शन इनकम रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ कंट्री पर ईयर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो जितनी प्रोडक्शन हुई, जितनी इनकम हुई, रेवेन्यू हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो उसको हम आउटपुट कहेंगे किसी भी कंट्री की। और जब हम आउटपुट को कंसिडर करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हर प्रोविंस की, प्रोविंस लेवल पे, प्रोविंस के नीचे डिफरेंट सिटीज हैं और डिफरेंट सिटीज की कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स आउटपुट, यानी कि हर शहर से टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है, टोटल इनकम कितनी हो रही है, रेवेन्यू कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है। फिर उसके बाद प्रोविंशियल लेवल पे हर सिटी की प्रोडक्शन कितनी है, इनकम कितनी है, रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है, ये आउटपुट कंसिडर होगी उस सिटी की। और जब प्रोविंस के अंदर जितने भी सिटी हैं वो उनको सम अप कर लिया जाए, तो वो उस प्रोविंस की ओवरऑल आउटपुट होगी। और उसी प्रोविंस की आउटपुट को ऊपर लेवल पे, नेशनल लेवल पे ले जाया जाए, तो टोटल उसकी ओवरऑल उसकी मुल्क की वो आउटपुट होगी। आउटपुट, आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी हम इसको कहेंगे। तो जी एक्ले के मुताबिक मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बेस करता है एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी। आउटपुट मैंने आपको बता दिया। एक्सटेंड टू विच, सेकंड पॉइंट इज विच एक्सटेंड टू विच रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड, और जो रिसोर्सेज हैं वो किस लेवल तक, मुल्क के जो रिसोर्सेज हैं वो माली रिसोर्सेज हैं, वो किस लेवल तक वर्किंग कंडीशन में है, यानी कि किस, जो रिसोर्सेज मुल्क के थे वो किस हद तक वर्किंग कंडीशन में है और किन किन प्रोजेक्ट्स पे लगे हुए हैं रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज या मॉनिटरी रिसोर्सेज जो हैं वो किस किन किन प्रोजेक्ट्स के लिए डिप्लॉय हुए हैं या किन किन प्रोजेक्ट के लिए एलोकेट हुए हैं या इस्तेमाल हुए हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल लेवल पे देखा जाए तो हर मिनिस्ट्री के लिए बजट है, हर मिनिस्ट्री को डिफरेंट बजट दिया जाता है, और स्टडी के लिए डिफरेंट बजट है। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस वगैरह को स्कूल लेवल पे उनको बजट दिया जाता है, गवर्नमेंट लेवल पे स्कूलों को, कॉलेजों को, यूनिवर्सिटीज को बजट दिया जाता है। तो वो एजुकेशन के रिलेटेड रिसोर्सेज हैं जो एलोकेट हो जाते हैं फॉर ईच प्रोविंस, प्रोविंस, हर प्रोविंस को डिफरेंट रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं फॉर स्पेसिफिक सर्विस, और यानी कि एजुकेशन के लिए जो रिसोर्स एलोकेट हुआ, जो रिसोर्स यूज होगा, तो वो कितना रिसोर्स यूज हुआ एजुकेशन के लिए, या साफ पानी के लिए कितना रिसोर्स यूज हुआ, या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कितना रिसोर्स यूज हुआ, एलोकेट हुआ और फिर उसको यूज किया गया, वो कितने लेवल तक उसको यूज किया गया, ये सारी डिटेल जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है। ये मैंने छोटी सी एक एग्जांपल दी है आपको, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो थर्ड पॉइंट ये है, साइज ऑफ नेशनल इनकम, रिलेट करता है साइज ऑफ नेशनल इनकम से। और जनरल प्राइस लेवल, प्राइस की बात मैंने आपसे पहले भी डिटेल में की है।
प्राइस जो है, प्राइसेस, प्राइस लेवल, इंडिविजुअल प्राइस लेवल, लेवल ये ऊपर मैं बात कर चुका हूँ। प्राइस लेवल की बात मैंने आपको ऊपर बता दी थी, ये वही है प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल या एवरेज प्राइस लेवल। जनरल और आप ऐसे कर लें एवरेज प्राइस लेवल, ठीक होगी बात। अच्छा, आगे आ जाएं, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज मच ऑफ थ्योरेटिकल and practical importance. Few are the points covered under the scope of macroeconomics. यानी कि मैक्रोइकोनॉमिक्स से जो चीज़ें मैक्रोइकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके जो जो बेनिफिट्स हो सकते हैं, जो जो चीज़ें इकोनॉमी में बेनिफिशियल हो सकती हैं, वो ये हैं। जैसे कि इस पिक्चर से आपको डिपिक्ट हो रहा है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वर्किंग ऑफ इकोनॉमी, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से आप वर्किंग ऑफ इकोनॉमी को असेस कर सकते हैं, इन इकोनॉमिक इकोनॉमिक पॉलिसीज में यूज कर सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को, और अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, और हर इंडिविजुअल यूनिट के बिहेवियर को भी समझ सकते हैं। वर्किंग ऑफ इकोनॉमी, अब वर्किंग ऑफ इकोनॉमी की बात करें, द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो वर्किंग ऑफ इकोनॉमी में जो critical वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम, और इस सिस्टम के अंदर बहुत सारी क्रिटिकल थिंग्स हैं, क्रिटिकल मैकेनिज्म्स हैं या प्रोसीजर्स हैं, तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए वी कैन यूज मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर मेनली रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको मैंने पहले भी आपको बताया था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिलेटेड हैं ओवरऑल इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट पे, बिहेवियर पे, बिहेवियर और टोटल इनकम पे, और जनरल प्राइस पे। ठीक हो गई बात, ये तीन चीजों पे बेस करता है। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिस्ट हेल्प इन मेकिंग द एलिमिनेशन प्रोसेस मोर अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, अभी आप इसको रहने दें, ये चीज जो है ना इट विल कंफ्यूज यू, ये आगे करेंगे। अच्छा, सेकंड जो पार्ट है वो इन इकोनॉमिक पॉलिसीज, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी यूजफुल इन इकोनॉमिक पॉलिसी। Underdeveloped economies face innumerable problems related to overpopulation, inflation, balance of payment, etc. The main responsibility government are controlling the overpopulation, prices, volume of trade. तो इकोनॉमिक पॉपुलेशन इकोनॉमिक पॉलिसी, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को यूज करके मैक्रो इकोनॉमिस्ट जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के मॉडल डेवलप करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल उनको कहते हैं या सिमुलेशन मॉडल कहते हैं, जो मैंने प्रीवियस लेसन में आपको बताया था। तो वो होते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स के हिस्टोरिकल डाटे को लेके, वो बेसिकली वो मॉडल्स सॉफ्टवेयर्स ही हैं, उनमें हिस्टोरिकल डेटा को इंकॉर्पोरेट किया जाता है, और देन उन मॉडल्स से प्रोजेक्शन की जाती है फ्यूचर की, यानी कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या होगा, कैसे होगा। तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की ही वजह से पॉसिबल होता है, और यू कैन से दैट इज एन इम्पोर्टेंट यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो उसमें एक और चीज़ भी मैंने आपको बताई थी कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो उन मॉडल्स को, मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स को यूज करती है फॉर देयर फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, यानी कि अपनी फिजिकल पॉलिसी को डेवलप करने के लिए या बिजनेस स्ट्रेटजी को
बनाने के लिए या बिजनेस पॉलिसी डेवलप करने के लिए वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की साथ ही पॉसिबल होता है। अब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की बात हो गई तो ओवर पॉपुलेशन भी एक फैक्टर हो सकता है व्हेन यू स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट आर टू कंट्रोलिंग ओवर पॉपुलेशन। तो उसी के मुताबिक बात वही है, उसकी बेस पे ही जो है वो पॉलिसीज डेवलप की जाती है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वेयर मैक्रो स्टडी आर यूजफुल इन नेशनल इनकम। ओवरऑल एक साल में एक मुल्क को कितनी इनकम हुई, उस मुल्क में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट थी, इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी क्या थी, और व्हाट वर द प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक, तो ये स्कोप है यहाँ उसका, यूजेज है मैक्रो इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक पॉलिसी को डेवलप करने में। ठीक। अच्छा, और लास्ट है अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। The demand for individual products depend upon aggregate demand in the economy. Therefore, understanding the behavior of is very important in macroeconomics. अब देखें, अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि सिटी से शुरू हो जाए, सिटी का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उससे शुरू हो जाए, सिटीज के ऊपर है, प्रोविंस के अंदर सिटीज हैं, और जब प्रोविंस से ऊपर आप जाते हैं तो नेशनल लेवल पे चले जाते हैं। अब सिटी के नीचे क्या चीज है, सिटी से नीचे रूरल और अर्बन एरियाज हैं, जो रूरल और अर्बन पॉपुलेशन है, हम स्टार्ट ही वहां से करते हैं, रूरल और अर्बन पॉपुलेशन। द इंडिविजुअल, हम उसको इंडिविजुअल यूनिट कहेंगे, इंडिविजुअल यूनिट, द डिमांड फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स depend on aggregate demand in the economy. Therefore, understanding the behavior of individual unit is very important in macroeconomics. ठीक होगी बात। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एन अनएम्प्लॉयमेंट की, अगर हम डिमांड की बात करते हैं, तो डिमांड, एग्रीगेट डिमांड जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, एग्रीगेट डिमांड हम स्टडी कर लेते हैं, एग्रीगेट डिमांड को ऑब्जर्व कर लेते हैं नेशनल लेवल पे। और बट उसके लिए भी इम्पोर्टेंट ये है कि जो सब लेवल्स हैं, जैसे डिमांड ऑफ अ डेल लैपटॉप नेशनल लेवल पे अगर देखना हम चाहते हैं, उसको स्टडी करना चाहते हैं कि इस लैपटॉप की या एक प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, तो उसके लिए आप डिमांड को ऑब्जर्व करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप उस डिमांड से नीचे जाते हैं, किस प्रोविंस में कितनी डिमांड है, और किस प्रोविंस के सब सेक्शन में किस किन सिटीज में कितनी 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 डिमांड्स हैं, और उन सिटीज के इंटरनल भी आप जा सकते हैं कि जी उसमें मार्केट्स कौन कौन सी हैं, और उन मार्केट्स में डेल लैपटॉप की डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है। तो यानी कि ऑल्दो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ओवरऑल इकोनॉमी के रिलेटेड स्टडी करते हैं, चाहे वो डिमांड की बात है, चाहे वो सप्लाई की बात है, चाहे वो जनरल प्राइस लेवल की बात है किसी प्रोडक्ट की, लेकिन उसको कंक्लूड करने के लिए हमें इंडिविजुअल लेवल को भी एवेलुएट करना ज़रूरी है, इंडिविजुअल लेवल पे भी उसको ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। ठीक है ना। फर्स्टली, so the demand for individual products depend upon aggregate demand in the economy. Therefore, understanding the behavior of individual unit is very important in macroeconomics. ठीक होगी बात। अच्छा, firstly, to solve the problem of deficiency in demand of individual products, understanding the causes of fall in aggregate demand is required. अब देखें ना, ये उसकी एक्सटेंशन ही है कि to solve the problem of deficiency in demand of individual product, अगर deficiency है डिमांड में इंडिविजुअल प्रोडक्ट की, जैसे कि मैंने डेल का लैपटॉप बताया,
तो अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज ऑफ फॉल इन एग्रीगेट डिमांड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए कि डेल के लैपटॉप की ओवरऑल डिमांड पाकिस्तान में कम हो गई है, तो उसमें हमें, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ना कि इसकी एग्रीगेट डिमांड क्यों कम हुई है, तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें उसकी रूट कॉज या उसकी कॉजेज जो है वो डिमांड कम होने की हमें फाइंड करने के लिए हमें प्रोविंशियल लेवल पे भी जाना पड़ेगा, हमें सिटी लेवल पे भी जाना पड़ेगा, हमें लोकल एरिया मार्केट लेवल पे भी जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या रीजंस हैं कि इसकी एग्रीगेट डिमांड नेशनल लेवल पे कम क्यों है, कम क्यों हो गई है। ठीक है, सिमिलरली to know the reason for increase in cost of particular firm or industry, it is first required to understand the average cost conditions of the whole economy. Thus, the study of individual unit is not possible without macroeconomics. ये भी वही बात है almost. अब देखें, similarly, to know the reasons for increase in cost of particular firm or industry, it is first required to understand the average cost condition of whole economy. अब जो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है, मैन्युफैक्चर जो हो रहा है, फॉर सेकेंड एग्जांपल ये है कि जो इंडस्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही है, तो उस प्रोडक्ट पे कॉस्ट काफी ज्यादा आ रही है। ठीक है, का कॉस्ट काफी ज्यादा है और वो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव बन रही है, ओवरऑल एक्सपेंसिव मैन्युफैक्चर हो रही है। तो वो क्यों ओवरऑल एक्सपेंसिव मैन्युफैक्चर हो रही है, इसको ऑब्जर्व करने के लिए जो ओवरऑल सिस्टम है, जो जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की बात मैंने की। स्टेक होल्डर्स, अगर आपको याद हो, स्टेक होल्डर्स की बात की। स्टेक होल्डर्स वो लोग हैं या वो अदारे हैं जो कि किसी इंडस्ट्री को या किसी कंपनी को फैसिलिटेट करते हैं टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। अब एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कंपनीज, जो वेंडर्स, जो सप्लायर्स, जो फैसिलिटेट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर होने में, वो सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है, प्राइस की बात कर रहे हैं हम, कॉस्ट की बात कर रहे हैं। कोई प्रोडक्ट अगर कॉस्टली मैन्युफैक्चर हो रही है किसी इंडस्ट्री में, तो डेफिनेटली अगर वो एक्सपेंसिव मैन्युफैक्चर हो रही है, तो उसमें देखने की ज़रूरत होगी कि उसकी एवरेज कॉस्ट जो है वो आइटम्स की या जो स्पेयर पार्ट्स की जो एवरेज कॉस्ट है एक ओवरऑल मार्केट में या ओवरऑल आप कह सकते हैं इकोनॉमी में, वो वो क्या है, क्यों है और कैसे है, उसमें क्या कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी प्राइस को, एवरेज प्राइस इंक्रीज करने में। तो इसका मतलब ये है कि जब आप अ, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की बात करते हैं इंडस्ट्री में, तो जनरल देखा जाता है, ये एक एग्जांपल है, जनरल एक एग्जांपल है कि कोई प्रोडक्ट अगर बनती है किसी इंडस्ट्री में, तो उसको बनाने में कॉस्ट अगर हाई है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से हम देख सकते हैं कि वो प्राइस क्यों हाई है, उस प्राइस की हाई होने की रीजंस क्या हैं। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स जो उस इंडस्ट्री के साथ अटैच हैं, वो जो सप्लाई कर रहे हैं, वो जो स्पेयर पार्ट्स दे रहे हैं, उनकी प्राइस, उन स्पेयर पार्ट्स की प्राइस ओवरऑल इकोनॉमी में क्या है, क्यों उनकी प्राइसेस फ्लक्चुएट हैं या मतलब वो ज़्यादा ही हैं, तो जिसकी वजह से इंडस्ट्री को एक प्रोडक्ट बनाने में मुश्किल हो रही है। तो वो ये सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से हम सारा स्टडी करते हैं और
सारा इसको समझते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स enhances our knowledge of functioning of an economy by studying the behavior of national income, output, saving and consumption। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स enhances our knowledge of the functioning of, हमारे नॉलेज को मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्रीज करती है अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का के जो फंक्शंस हैं या मैकेनिज्म्स हैं उनको, उनके बारे में हमारे नॉलेज को एनहांस करता है कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स। बाय स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल लेवल की बात हो रही है, नेशनल आउटपुट की बात हो रही है, नेशनल इनकम की बात हो रही है, नेशनल आउटपुट की बात हो रही है, नेशनल सेविंग की बात हो रही है और नेशनल कंजप्शन की बात हो रही है। ठीक होगी बात? चलें, ये ऑलमोस्ट आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला जो टॉपिक है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, एक नए टॉपिक को लेके चलेंगे आगे। वो मैं मतलब आज आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये हमारा जो है वो फोर्थ लेसन होगा और इसका टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर। दिस विल बी आवर फोर्थ लेसन। कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर बेसिक कंज्यूमर क्या है? व्हाट इज कंज्यूमर? व्हाट इज कंज्यूमर? कंज्यूमर वर्ड आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। कंज्यूमर जो है वो a person or an individual who consume any product, anything, any you can say। तो कंज्यूमर के बारे में हम लिख सकते हैं कंज्यूमर इज एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन। और डेफिनेटली इंडिविजुअल पर्सन ही आप इसको कंसिडर करेंगे। इंडिविजुअल पर्सन, इसको आप क्लाइंट भी कह सकते हैं, यू कैन आल्सो कॉल क्लाइंट। जो पर्सन रिगार्डलेस ऑफ जेंडर ट्राइंग टू बाय थिंग्स, तो उसको हम ऑलवेज कस्टमर कहते हैं। कस्टमर कहते हैं, इकोनॉमिक्स की रूल से उसको कस्टमर कहते हैं। और कस्टमर बिहेवियर जैसे वर्ड से जाहिर है कस्टमर का एक रवैया, कस्टमर का क्या रवैया है टूवर्ड्स बाइंग थिंग्स, चीज़ों को बाय करने के लिए। एक कस्टमर का या क्लाइंट का या किसी इंसान का कह लें, क्या उसका रवैया है, क्या वो पसंद करता है, क्या नहीं पसंद करता, वो सारी बातें या वो सारी चीज़ें जो उसके रिलेटेड हैं वो इस कॉन्सेप्ट के अंडर आ जाएंगी। कंज्यूमर बिहेवियर, basic meaning of consumer behavior. Consumer behavior can be defined as those acts of individuals directly involved in obtaining, using, and disposing of economic goods and services। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि दी कि इट्स अबाउट द एक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी एक बंदे की वो हरकत हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं चीज़ों को, इकोनॉमिक चीज़ों को या सर्विसेज को। मैंने आपको बताया था कि गुड्स होंगी या सर्विसेज होंगी, उनकी, उनको हासिल करने में, उनको इस्तेमाल करने में या उनको डिस्पोज करने में। जो consumer behavior can be defined as those acts of individuals directly involved in obtaining, using, disposing। अब ये तीन एक्ट हैं जो कि इंडिविजुअल करता है। इंडिविजुअल ये तीन एक्ट करता है जिससे पता चलता है कि ये कंज्यूमर का बिहेवियर है। ठीक है, क्या करता है? ऑब्टेन, ऑब्टेनिंग, यूजिंग एंड डिस्पोजिंग। चीज को लिया, इस्तेमाल किया और उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, कोई चीज ली या कोई सर्विस ली। ठीक है,
सर्विस को हासिल किया, इस्तेमाल किया और डिस्पोज कर दिया, इंक्लूडिंग द डिसीजन प्रोसेसेस दैट proceed and determines these acts। अब इसके साथ एक चीज है डिसीजन प्रोसेसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन एक्ट्स को अकर करने में, यानी कि इन एक्ट्स के होने में डिसीजन प्रोसेसेस जो हैं वो कंज्यूमर के डिसीजन प्रोसेसेस के कंज्यूमर जो है या कस्टमर जो है वो डिसाइड कर ले किसी चीज को लेने में, किसी चीज को यूज करने में, किसी चीज को डिस्पोज करने में, या किसी चीज को ना लेने में, किसी चीज को ना इस्तेमाल करने में, या किसी चीज को ना डिस्पोज करने में। यानी दो बातें ही है ना, एक या तो चीज का होना या चीज का ना होना। ऑब्टेनिंग, यूजिंग एंड डिस्पोजिंग, दीज आर द थ्री एक्ट्स जो कि एक कंज्यूमर परफॉर्म करता है किसके लिए? गुड्स और सर्विसेज के लिए। उन गुड्स और सर्विसेज को या वो लेना चाहता है या इस्तेमाल करना चाहता है, या यानी कि लेना भी चाहता है, इस्तेमाल भी करना चाहता है और उसको डिस्पोज ऑफ भी करना चाहता है। लेकिन इसमें डिसीजन प्रोसेसेस जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं इन एक्ट्स को परफॉर्म होने में। सो आई कैन रिपीट इट फॉर यू। कंज्यूमर बिहेवियर कैन बी डिफाइंड एज दोज एक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स directly involved in obtaining, using, and disposing of economic goods and services, including the decision processes that proceed and determine these acts। ठीक होगी बात? इसकी दूसरे वे में भी आप इसको समझ सकते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ कंज्यूमर्स एंड द प्रोसेसेस दैट यूज टू चूज, use, and dispose of products and services, including consumers' emotion, mental and behavior responses। अब इसमें ये जो चीज़ है, ये उसने वही चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंट करके डिफाइन कर दिया कि वहाँ पे डिसीजन प्रोसेसेस की बात थी, यहाँ पे कस्टमर्स इमोशंस, मेंटल एंड बिहेवियर रिस्पॉन्सेज, इसको यानी कि थोड़ा सा उसने एक्सपेंड करके लिखने की कोशिश की। वहां पे ऊपर वाली डेफिनेशन में, ऊपर वाली डिस्क्रिप्शन में डिसीजन प्रोसेसेस उसने जनरली डिफाइन कर दिया, लेकिन यहाँ पे उसने कंज्यूमर्स इमोशनल, मेंटल एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज, ऑल्दो बोथ आर द सेम। डिसीजन प्रोसेसेस और ये इमोशनल या मेंटल बिहेवियर रिस्पॉन्सेज, ये भी वही चीज है। ठीक है। One thing that we have in common is that we all consumers। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम सारे consumers ही हैं। In fact, everybody in the world is consumer। Every day of life, everybody in this world is consumer। Every day of life, we are buying and consuming a different variety of goods and services। यानी कि हर रोज हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें बाय करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, या हम सर्विसेज बाय करते हैं या और सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि चीज़ें बाय करें, खाने पीने की चीज़ें हों या कपड़े वगैरह हों, तो रोज़मर्रा की जो अशिया हैं वो हमारी वैरायटी ऑफ गुड्स हैं। और जो दूसरी सर्विसेज हम ले रहे हैं, टेलीफोन की, इंटरनेट की, टीचिंग की के रिलेटेड या मेडिकल के रिलेटेड, तो वो सारी हमारी सर्विसेज हैं। वो हम ऑलवेज हम चाहते हैं कि हम उनको हासिल करें, इस्तेमाल करें और हम उससे फ़ायदा उठा सकें। However, we all have different tastes, likes, dislikes and adopt different behavior patterns while making purchase decision। और हर बंदे की डिफरेंट लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, या पसंद नापसंद यही हो गया, और या उनका टेस्ट कह लें, अगर खाने की बात है या पहनने की किसी कपड़े की बात है, तो हर बंदे का अपना अपना टेस्ट है और हर बंदे का अपना अपना बिहेवियर पैटर्न है। और उसकी बेस पे
अपनी सोच है, अपनी परसेप्शंस हैं, उसकी बेस पे हर इंसान चीज़ों को खरीदने की कोशिश करता है और चीज़ों को अपनी चॉइसेस डिफाइन करता है। हर बंदे के अपने अपने हालात हैं। अब देखें, हर बंदे के अपना अपनी एक सोच है, अपनी एक परसेप्शन है चीज़ों के बारे में, अपनी एक लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, और अपनी एक सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, जिसकी बेस पे वो डिसीजन करता है टू परचेज अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। ठीक है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की इम्पोर्टेंस कैसे है? कंज्यूमर बिहेवियर की इम्पोर्टेंस इस तरह से है, स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज this way marketers can understand what influences consumers buying decision। हम ऐसे कर लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं। This way marketer studying consumer behavior is important because in this way marketers can understand what influences consumer buying decisions। अब मार्केटर की बात आ गई, कंज्यूमर की बात आ गई। अब इसलिए कंज्यूमर बिहेवियर इंपॉर्टेंट है कि इससे मदद मिलती है मार्केटर्स को, मार्केट करने वाले जो लोग अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करते हैं, वो उन लोगों को कंज्यूमर बिहेवियर से ये मदद मिलती है कि वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कंज्यूमर जो है वो उनकी प्रोडक्ट्स को बाय करेगा, यानी कि बाय करने की कोशिश करेगा। कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि जो, फॉर एग्जांपल, अगर एक मार्केटिंग पर्सन जो कि अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में जाके बेचता है, जैसे कि मेडिकल रैप का नाम आपने सुना होगा, जो दवाइयों को लेके जाके कंपनी के बिहाफ पे कंपनी की दवाइयों को लेके डॉक्टरों के पास जाता है, और उसको मार्केटर कहते हैं। जो दवाइयों को, मेडिकल रैप जो है वो एक मार्केटर है, वो उस दवाइयों को कंपनी की एडवर्टाइज करता है, दवाइयों को लेके जाता है, नई से नई दवाई को डॉक्टर को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि उस दवाई के बारे में थॉरोली एक्सप्लेन करता है उस डॉक्टर को, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसकी प्राइस क्या है, उसकी सप्लाई क्या है, उसकी डिमांड क्या है, वो सारा उस डॉक्टर के साथ डिस्कस करता है। तो डॉक्टर उसका कंज्यूमर है या कस्टमर है? डॉक्टर उसका कंज्यूमर या कस्टमर है, और मार्केटर जो है वो मेडिकल रैप मार्केटर है, वो मार्केट कर रहा है, वो मार्केटिंग कर रहा है, वो अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है, और इंट्रोड्यूस करने में वो हर उस फैक्टर को कंसिडर करता है, उसको लेके चलता है, जिससे उसका जो कस्टमर है, कस्टमर जो कि डॉक्टर्स है, वो उसको बाय करे, बाय करने में आसानी हो, उसके डिसीजन मेकिंग, बाइंग डिसीजंस करने में उस कस्टमर को आसानी हो। ये मार्केटर जो है वो आ, उस पे वर्किंग करता है, और उसके बिहेवियर से, उस कस्टमर के, उस डॉक्टर के बिहेवियर से उसको पता चलता है कि उसकी प्रोडक्ट जो है वो किस किस डायरेक्शन में जाएगी, उसकी क्या डिमांड होगी, क्या सप्लाई होगी। इट डिपेंड्स ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ कस्टमर्स बाइंग डिसीजंस। ठीक है। अब ओके, बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ कस्टमर डिसाइड on a product, they can fill in the gap in the market and identify the products that are needed and the products that are obsolete। और जब वो मार्केटिंग कर रहा होता है डॉक्टरों के पास, डिफरेंट डॉक्टर्स के पास अपनी नई प्रोडक्ट को, मेडिसिन को लेके जाता है, और तब उसको पता चलता है कि मार्केट में क्या खला है, क्या नई चीज आने की जरूरत है, क्या डॉक्टर क्या डिमांड कर रहा है, किस तरह की मेडिसिन को डिमांड कर रहा है मार्केट। मार्केट के अंदर, उस स्पेसिफिक मार्केट के अंदर जो कि
हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक्स हैं, तो डॉक्टरों को कौन सी दवाई चाहिए और उसकी क्या प्राइस चाहिए और उसका क्या सिस्टम चाहिए, वो उसको मार्केटर को पता चल जाता है मार्केट में जाने से, डॉक्टरों से मिलने से। तो वो मार्केट के अंदर जो गैप होता है, जो कमी होती है किसी नई चीज को इंट्रोड्यूस करने की, उसको उसके बारे में भी पता चल जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर से ही उसको पता चला ना, डॉक्टर्स से मिलने से। डॉक्टर्स कंज्यूमर्स हैं, तो वो अपना रिस्पॉन्स उसको देंगे मार्केटर को, मेडिकल रैप को। तो वो रिस्पॉन्स देंगे दवाइयों के बारे में, और उनको सुजेस्ट भी करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी दवाइयों की डिमांड है, और कौन कौन सी दवाइयों की प्राइसें ज़्यादा हैं या कम है, या उसकी प्राइसें बेहतर होने की ज़रूरत है, या क्वालिटी किसी प्रोडक्ट की बेहतर होने की ज़रूरत है। ये उनको कंज्यूमर के पास जाने से पता चलता है। या जब वो मेडिकल स्टोर्स वालों के पास जाते हैं, तो वो मेडिकल स्टोर वाले अपना बता देते हैं कि हमारे पास किन किन मेडिसिन्स की डिमांड है, हमारे पास कस्टमर आता है और कौन कौन सी मेडिसिन्स वो डिमांड करता है, और वो किस तरह की मेडिसिन डिमांड करता है। ये कंज्यूमर बिहेवियर से पता चलता है कि मार्केट में किस चीज़ की कमी है, और क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ उसमें ऐड होनी चाहिए। और ऑब्सोलूट जो है वो, आप उसका मतलब लिख लें, ओल्ड। ऑब्सोलूट ओल्ड, कौन सी प्रोडक्ट्स जो है वो ओल्ड हो चुकी है। ठीक है, वो भी इसी से कंज्यूमर बिहेवियर से पता चलता है, कंज्यूमर बिहेवियर से पता चलता है। तो इससे मतलब ये हुआ कि जो मार्केटिंग पर्सन था, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेडिसन, उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस कंपनी की मेडिसिन को लेके मार्केट में जाता है, डॉक्टरों के पास भी जाता है, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स पे, तो मेडिकल स्टोर्स पे, तो फिर उसको वहां से पता चलता है कि कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स है, क्या डिमांड है, क्या चीज़ कस्टमर माँगता है, क्या कहता है, क्या कमी है मार्केट में, कौन-सी प्रोडक्ट नहीं है, प्राइस का कुछ इश्यू है, या कुछ और है, कुछ पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं, कुछ पुरानी मेडिसिन्स हो चुकी हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये कंज़्यूमर बिहेवियर से पता चलता है, ठीक है? ये इस कंज़्यूमर बिहेवियर से बिज़नेस को एनहांस करने में हेल्प मिलती है। ठीक है ये बात? अच्छा, studying consumer behavior also help marketer decide, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। Studying consumer behavior also helps marketer decide how to present their products in a way that generate maximum impact on consumer। तो मार्केटर वही मार्केटर है यहाँ पे, कुछ चेंज नहीं हो गया, ये वही मार्केटर है। जो मेडिकल रैप की मैं बात कर रहा हूँ, ये वही मार्केटर है जो उसको अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करता है डॉक्टरों के सामने, मेडिकल स्टोर्स में। तो वो इम्पैक्ट देना चाहता है इस तरीके से। वो द स्टडिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि मार्केटर के लिए कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कितना करना इतना इम्पोर्टेंट है, जिसकी बेस पे वो अ, अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट ले आता है, और वो कोशिश करता है मार्केट में इंट्रोड्यूस करने की, और एक जितना ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर पे उस उसका इन्फ्लुएंस होगा, इम्पैक्ट होगा, तो वो उसके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर आल्सो हेल्प्स मार्केटर। कंज्यूमर बिहेवियर की मदद से जो मार्केटर्स हैं, जो मेडिकल लैब की जो एग्जांपल दी, वो डिसाइड करते हैं हाउ टू प्रेजेंट देयर प्रोडक्ट्स, किस तरह से अपनी प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट किया जाए इन अ वे दैट जनरेट मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर, जो जिससे एक बहुत इम्पोर्टेंट या एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कंज्यूमर के ऊपर। लाजमी नहीं है कि मेडिसिन की ही एग्जांपल दी जाए,
इसमें और भी चीजें मार्केटिंग के लिए, आजकल लोग मार्केटिंग और बहुत सारी चीजों की भी करते हैं, और मार्केटिंग करके लोग प्रोडक्ट्स दिखा देते हैं लोगों को, और उन प्रोडक्ट्स, अब देखें ऑनलाइन आजकल बहुत शॉपिंग का ट्रेंड चला हुआ है। ऑनलाइन बहुत सारे प्राइवेट लोग ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन एडवर्टाइज करते हैं अपने ड्रेसेस की, फॉर एग्जांपल ड्रेसेस की या किसी भी प्रोडक्ट की। तो वो जो है वो मार्केट में इन है, और लोग उनसे राब्ता करते हैं, उनकी चीज़ों को देखते हैं, उनको फीडबैक भी देते हैं, और उनको मतलब उनका बिजनेस भी इससे चलता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर की मदद से मार्केटर जो हैं, जो मार्केटिंग के थ्रू बिजनेस करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं, डिसाइड हाउ टू प्रेजेंट their product in a way that generate maximum impact on कंज्यूमर। तो जैसे मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की बात की, ऑनलाइन जो बिजनेस ओनर है, जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, वो ड्रेसेस को सेल करना चाहता है, वो एडवर्टाइज करता है, वो कंज्यूमर्स का, कस्टमर्स का जो जो उनसे बाय करके लेके जाते हैं, तो वो एवेलुएट कर लेता है कि वो कस्टमर क्या, किस तरह के ड्रेसेस उससे डिमांड कर रहे हैं, और उसकी बेस पे क्या कस्टमर पसंद कर रहा है, क्या कस्टमर कंज्यूमर या कस्टमर पसंद कर रहा है, क्या चीज़ वो डिमांड कर रहा है कि वो उसको दी जाए। तो जो ओनर होगा, बिजनेस ओनर, मार्केटर की जगह पे हम बिजनेस ओनर कह देंगे, तो वो डिसाइड कर लेगा कि मैंने कौन सी चीज़ लेके आनी है, किस क्वालिटी की चीज़ मैं लेके आऊँ जो इन लोगों को पसंद आ जाए। ठीक है, और जिससे ये कस्टमर जो है हमारा सेटिस्फाई हो जाए, और यानी कि वो ऐसी चीज प्रोवाइड की जाए जिससे उसको खुशी मिले या सेटिस्फेक्शन मिले, या वो इम्पैक्ट का यही मतलब है, वो उससे कंटेंटेड हो जाए। तो मतलब कंज्यूमर बिहेवियर का एक ये भी एक रोल होता है जो कि बिजनेस ओनर्स या मार्केटर्स स्टडी करते हैं, और उसकी बेस पे नई से नई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, और ऐसी प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे मैक्सिमम कंज्यूमर को बेनिफिट हो या कस्टमर को बेनिफिट हो, उस चीज़ की क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि कस्टमर को बहुत अच्छा महसूस हो, उसकी क्वालिटी, उसकी प्राइस इतनी अच्छी हो, मुनासिब रीजनेबल हो, कि उससे कस्टमर खुश हो जाए। आगे, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इज की सीक्रेट टू रीचिंग एंड एंगेजिंग योर क्लाइंट्स एंड कन्वर्ट देम टू परचेज फ्रॉम। अच्छा, फिर उसमें ये है, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इज अ की। अब जब ऑनलाइन मैंने बिजनेस की बात की, ऑनलाइन जब चीज़ों को दिखाया जा रहा है क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को, और फिर असेस किया जा रहा है कि उसकी परचेजिंग पावर कितनी है, वो खुद से बता देगा, कस्टमर खुद से बता देता है कि उसकी बाइंग बिहेवियर उसका क्या है, वो कितने पैसों तक की चीज़ खरीदना चाहता है, किस लेवल की प्रोडक्ट, कितने कितनी कीमत की, कितनी रेंज की प्रोडक्ट वो खरीदना चाहता है। अब कस्टमर जो है ओपन मार्केट में, जो कस्टमर होता है उसकी बाइंग पावर या बाइंग बिहेवियर वो वेरी करता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे वो चीज़ों को बाय करता है, बाय करने की उसका बिहेवियर जो है वो एक डेवलप हुआ होता है। मतलब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो जो बिजनेस ओनर है उसका काम है कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए जिनसे कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को स्टडी किया जाए, और जिससे मतलब क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाए, कोई ऐसी बेनिफिशियल स्कीम्स रख ली जाए जिससे उनको स्पेशल डिस्काउंट होती है या सेल होती है या प्रमोशन होती है,
तो ये सारी सारी वो चीज़ें हैं जो कि बेनिफिशियल स्ट्रेटजीज हैं, जिससे आप कस्टमर बाइंग बिहेवियर को मतलब समझ सकते हैं, और उस समझने के बाद आप उसको क्लाइंट को मोल्ड क्या कहना चाहिए, आप उसको यानी कि उसको उस साइड पे लेके आ सकते हैं जिससे वो आपसे चीज खरीदे खरीदे और आप उस मतलब आपको आपके बिजनेस को उससे फायदा हो। ठीक है, वो बात। कंज्यूमर बिहेवियर कैन रिवील, कंज्यूमर बिहेवियर हमें बता सकता है, हमें सुजेस्ट कर सकता है या हमें प्रोवाइड कर सकता है व्हाट कंज्यूमर थिंक एंड हाउ they feel about various alternatives। ठीक है, what consumers think and how they feel about various alternatives, उसमें ब्रांड्स हो सकते हैं, उसमें प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। मैंने जो मेडिकल स्टोर की एग्जांपल दी है या मेडिकल रैप की एग्जांपल दी है, तो वो मार्केटिंग के प्रोस्पेक्टिव से दी है, लाजमी नहीं है कि यही एग्जांपल है। या मैंने जैसे आपको ऑनलाइन शॉपिंग की एग्जांपल दी है, तो ये एक जनरल एग्जांपल है। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। आप ग्रोसरी स्टोर की एग्जांपल भी दे सकते हैं, आप ब्रांडेड ड्रेसेस के जो स्टोर हैं उनकी भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। उसमें भी कंज्यूमर ही है ना, जितने भी मतलब क्लाइंट्स हैं या कंज्यूमर्स हैं वो किसी भी सेक्टर में हो सकते हैं। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस कैन, जब हम कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, व्हाट कंज्यूमर्स थिंक एंड हाउ दे फील अबाउट वेरियस अल्टरनेटिव। जब कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी किया जाता है तो हमें पता चलता है कि कंज्यूमर जो है वो अल्टरनेटिव्स के बारे में क्या सोचता है, क्या उसकी राय है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की के बारे में, या डिफरेंट ब्रांड्स के बारे में, या प्राइसेस के बारे में। तो उसको पता होता है व्हाट इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर्स टू चूज बिटवीन वेरियस ऑप्शंस। तो कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने से ही हमें पता चलता है कि व्हाट इन्फ्लुएंसेस द कंज्यूमर्स टू चूज बिटवीन वेरियस ऑप्शंस। कि कंज्यूमर बिहेवियर को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि कंज्यूमर्स किन बेसिस पे डिफरेंट ऑप्शंस में से सिलेक्शन करता है। ठीक है, और कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने से हमें पता चलता है व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर व्हाइल रिसर्चिंग एंड, यानी कि सर्चिंग और शॉपिंग जो है बिहेवियर जो है कस्टमर का कंज्यूमर का, वो हमें कंज्यूमर बिहेवियर से ही अंदाजा उसके बारे में होता है। हाउ कंज्यूमर्स एनवायरनमेंट फैमिली फ्रेंड, हाउ कंज्यूमर्स एनवायरनमेंट फ्रेंड्स फैमिली मीडिया इन्फ्लुएंसेस देयर बिहेवियर। ये हमें कहाँ से पता चलता है, इन्फ्लुएंसेस देयर बिहेवियर। अच्छा, ये चीज होती है कंज्यूमर का बिहेवियर जो है वो क्या कहना चाहिए, डेफिनेटली अफेक्ट होता है किन चीज़ों से, कंज्यूमर की एनवायरनमेंट से। जिन दोस्तों में वो बैठता उठता है, जिन दोस्तों के साथ वो रहता है, जिस फैमिली में वो रहता है, जो जो जिस तरह की एंटरटेनमेंट वो टीवी वगैरह पे देखता है, तो वो उन सारे फैक्टर्स से उसका बिहेवियर रिलेट करता है, उसका बिहेवियर उन सारी चीज़ों से रिलेट करता है। कंज्यूमर बिहेवियर इज ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स। मार्केटर्स शुड स्टडी कंज्यूमर परचेज पैटर्न एंड फिगर आउट बाय ट्रेंड। ठीक होगी बात, यानी कि जो मार्केटर हैं, कंज्यूमर बिहेवियर बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स के से एसोसिएटेड है, उसकी वजह से कंज्यूमर बिहेवियर चेंज भी होता है। और मार्केटर्स को चाहिए, जो मार्केटिंग करते हैं एडवर्टाइज करते हैं अपने बिजनेस की, उसके लिए
मार्केट में एफर्ट करते हैं, मार्केटर्स शुड स्टडी कंज्यूमर परचेज पैटर्न्स। ठीक है, कि कंज्यूमर का परचेज पैटर्न क्या है, किस तरीके से वो परचेज करता है कस्टमर। तो फिर उसके मुताबिक जो है वो बिजनेस को की स्ट्रेटजी को ऑल्टर किया जा सकता है। अभी के लिए इतना ही मेरे ख्याल से काफ़ी है। तो आप इसको थॉरोली देख लें। बाकी जो सेकंड हाफ सेक्शन है इस लेसन का, या वो अगला जो पार्ट है वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम नेक्स्ट जब लेसन होगा तो उसमें हम बताएंगे। तो आज हमने कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में कुछ बेसिक आइडिया लिया। तो कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो एक्ट है बेसिकली एक पर्सन का, एक इंडिविजुअल का, फॉर बाइंग, फॉर गेटिंग, ऑब्टेनिंग, या मतलब ऑब्टेनिंग कहेंगे, यूजिंग कहेंगे, एंड डिस्पोजिंग ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। फिर उसमें डिसीजन मेकिंग, डिसीजन प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये होता है कंज्यूमर बिहेवियर। और इम्पोर्टेंस उसकी जो मैंने आपको बता दी कि मार्केट को स्टडी करना, मार्केट में देखना, मार्केट में क्या अखला है, कौन सी प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स ओल्ड हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स न्यू लाने की ज़रूरत है, वो सारी हम कंज्यूमर बिहेवियर से देख लेते हैं, एवेलुएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक लेसन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो इसको आप रिपीटेडली भी देख सकते हैं, बिकॉज दिस इज वीडियो, इन वीडियो फॉर्म। जहाँ से आपको समझ ना आए आप उसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, और अदरवाइज जब लेसन होगा तो मतलब उस पीरियड में, उस टाइम में आप कोई क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसके बारे में। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।